शादी जिससे भी हो, जैसी भी हो, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जात में है, घर से बाहर है, ये दो काम नहीं करेंगे तो आपकी इस दवाजी जिंदगी, मैरिटल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं गुजरेगी। नंबर 1, सैक्रिफाइस। आपको सब्र करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पाउस। आपको अपने पार्टनर पर काम करना होगा, समझौते करने होंगे। और नंबर 2, इन्वेस्ट। सरमायाकारी करनी होगी, वक्त की, मुस्कुराहट की, तवज्जो की। और देखिए, जब कारोबार में सरमायाकारी की जाती है ना, एकदम से प्रॉफिट और मुनाफा नजर नहीं आता, कुछ अरसा लगता है। सरमायाकारी के वक्त आपको सब्र करना होगा, यू हैव टू इन्वेस्ट। और इसी तरीके से जब आपने मोटरवे पे चढ़ना हो तो कोई क्या कहता है आपको कि यार ये जो शुरू का रास्ता है ना, थोड़ा सा रॉकी होगा, यहाँ पत्थर भी पड़े हुए हैं, खड्डे भी हैं, ये गुजार लेंगे ना, आगे बड़ी स्ट्रेट जबरदस्त टापो टाप मोटरवे जाएगी। इसी तरीके से जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी शादी में, तो शुरू के दिन हो सकता है थोड़े खराब भी आए। अब छोटी सी बात पे भिड़ के आप बैठ गए, सारा दिन रुस्से रहे, ये काम नहीं चलेगा। सरमायाकारी हो रही है ना, अभी समझ रहे हैं एक दूसरे को, तो शुरू के दिन सब्र के साथ गुजार लें। एक दफा जब काम शुरू हो जाएगा फिर इंशाल्लाह बेड़े पार है। और ये हमेशा याद रखें कि मियाँ बीवी की नीड्स डिफरेंट है। व्हाट इज द नीड ऑफ योर वाइफ? एक बीवी की नीड क्या है? बेसिक नीड वो है लव, मोहब्बत। उसको अपने एक्ट से, अपने अल्फाज से, अपने एक्सप्रेशन से आपने ये बताते रहना है, बाकायदा लफाजी करनी है, बताना है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात उसको बतानी है, जतानी है, समझानी है। लेकिन हस्बैंड की, मर्द की नीड वो डिफरेंट होती है। एंड द नीड ऑफ योर हस्बैंड इज रिस्पेक्ट। मर्द इज्जत चाह रहा होता है, उसको अपने अल्फाज से, अपने एक्ट से ये बताना होगा कि मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं। इससे उसको मान मिलेगा और रिश्ता अच्छे तरीके से निभता रहेगा। एंड रिमेंबर, women they are emotional beings and men they are logical beings। यानी औरत में एहसासात, महसूसात और ये जो जज्बात ये बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि मर्द जो है वो फैक्ट्स पर, लॉजिक्स के ऊपर और जिसे कहते हैं दलाइल पर, हल पर वो फोकस कर रहा होता है। जब एक औरत नाराज हो जाती है, उसको उस नाराजगी वाले पोर्शन से निकलने का ज़हन नहीं होता कि फौरन मैं निकल जाऊं, नहीं, वो उसमें रहना चाहती है। वो चाहती है उसके पास आए, उसका हाथ पकड़ें और उससे बात करें, उसकी फीलिंग्स को बाहर लेकर आए, उसके एहसासात को सुने। बट इन केस ऑफ मेन दिस इज नॉट द सिनेरियो। मेन दे आर फैक्चुअल बींग्स। वो फौरन उस मसले से बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं हल इसका ये है, फैक्ट्स ये हैं, दलाइल ये हैं, लॉजिक, मंतिक ये है, और वो इस तरीके से डील करते हैं। तो मर्द को अपनी बीवी से क्या पूछना चाहिए कि तुम्हारे जज्बात क्या हैं, और औरत को अपने शौहर से क्या पूछना चाहिए कि जो मसला बना, इस मसले का हल क्या है। और इसी तरीके से आपने नोट किया होगा कि जब एक औरत अपसेट होती है तो वो बताती नहीं वो अपसेट क्यों है। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, बस ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। अब वो जिसे आप कहते हैं रुस गई है या कहते हैं कि नखरे कर रही है, ये केस नहीं होता। विमेन दे हैव अ सेपरेट सेट ऑफ इमोशंस एंड विमेन दे आर इमोशनली मोर इंटेलिजेंट देन मैन। औरत जो है वो जज्बाती तौर पे ज्यादा इंटेलिजेंट है मैन से। और अब हुआ तो है कुछ, क्योंकि मर्द और औरत दोनों को पता है कि डीप डाउन कुछ है, लेकिन औरत इकरार नहीं कर रही। वो कह रही है नहीं हुआ, ठीक हूं, सब ठीक चल रहा है तो सही कुछ, क्योंकि औरत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मर्द को खुद ही पता चल जाएगा मुझे क्या हुआ है। ऐसा होता नहीं है। वो क्यों भी नहीं दे रही, कोई इशारा भी नहीं दे रही। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन और टेंशन बढ़ती है और रिश्ते में दरारें आती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ओपनली बता दें मुझे क्या मसला है, ताकि वो जो एक गाड़ी चल रही है सही, उसमें ब्रेक ना आए, गाड़ी चलती रहे। और जब भी मियाँ बीवी में कोई कंफ्लिक्ट हो, इख्तलाफ हो, लड़ाई हो जाए, तो कुछ बातों को मद्देनजर रखें। नंबर 1, कभी भी वो सच जो आपने बहुत दिनों से बचा के रखा हुआ है, अब वो लड़ाई के दौरान ना बोलिएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि मसला बहुत खराब हो जाएगा। और नंबर 2, कभी भी माजी की बातों को बीच में ना लाएं। देखें, माजी में लोग ना समझ होते हैं, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, ट्रेनिंग हो रही होती है और बहुत कुछ हुआ होता है। अगर तो आपने उस इमोशनल सिचुएशन में जो पहली भड़क रहा है काम, उसमें एक और ये धमाका कर दिया माजी का, अब ऐसा जख्म लगेगा जो कि फिर मुंदमिल नहीं होना। ये जख्म अब ठीक नहीं होगा। आपको एहतियात करनी होगी, क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ सुननी है, क्या चीज़ सुनानी है। बहुत से रिश्ते की टूटने की वजह वो माजी को बार बार दोहराना होता है।
ओ ये तो हमेशा से ही ऐसा था, तुम तो हमेशा से ऐसी थी, इस तरह की बातें करेंगे तो काम खराब होगा। एंड व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन बिटवीन द टू पार्टनर्स, नेवर आर्ग्यूमेंट इन अ डिफेंसिव टोन। जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, लड़ाई हो या कोई मुज़ाकरात हो रहे हो या गुफ्तगू हो रही हो, तो डिफेंसिव ना हो। डिफेंसिव का मतलब यह है दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग विद डिफेंसिव टोन। नो, रिस्पॉन्ड विद ए सोल्यूशन टोन। कि आप इसलिए सुन रहे हैं कि आप आगे से सुनाएंगे, नहीं, आप इसलिए सुने कि आप आगे से हल देंगे। अगर तो आपने जो दलील सुनी उसके आगे आप भी भरपूर वार कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये तो लड़ाई है, ये कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, ये तो जंग हो रही है। और याद रखिए, जंग के अंदर विन विन सिचुएशन होना बहुत मुश्किल होती है। पूरी दुनिया के अंदर मियाँ बीवी में जो भी लड़ाई होती है ना, पूरी दुनिया में, उसका आगाज एक चिंगारी से होता है। एक छोटी सी बात होती है जिसके ऊपर फिर चीजें चढ़ती जाती हैं और वो बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है। हमेशा आपने देखना है कि जो चिंगारी अब उभर रही है, इस पे पेट्रोल डालना है कि पानी डालना है। दिस इज योर ड्यूटी टू डिसाइड। सो लिसन टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक विद ए सोल्यूशन। सुने इस नियत से कि मैं समझ लूं बात को क्या है, और बोले इस नियत से कि जो मुझे समझ आई अब मैं उसका हल दूं। और कभी भी घर की बात बाहर ना बताएं। अपने सगे माँ बाप और बहन भाइयों को भी ना इन्वॉल्व करें। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही मुकद्दस और बड़ा ही क्लोज होता है। देखिए, रोजाना 100 नहीं हजारों बातें हो सकती हैं। अपने तक रखें, अगर अपने तक रखेंगे हो सकता है 2 दिन में वो बातें हल हो जाएं। लेकिन अगर आपने वो बातें अपने रिश्तेदारों को बताई, अपने घर वालों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, आप मियाँ बीवी तो उस बात को 3 दिन में भूल गए हैं, लेकिन वो माँ बाप शायद 3 साल बाद भी आपके शौहर को इसी नजर से देख रहे हैं कि ये तो वैसा था, इसने 3 साल पहले फलां बात की थी। क्यों? इसलिए कि उनका परसेप्शन ऐसा बन सकता है। या अगर शौहर अपने घर में ऐसी बात करता है तो उसके माँ बाप भी बीवी के बारे में सोच सकते हैं कि 3 साल पहले इसने ऐसी बात की थी। मियाँ बीवी के दरमियान वो मामला हल हो चुका हुआ है, लेकिन यूं जब दूसरे लोग बीच में पढ़ते चले जाएंगे तो वो बात फिर बढ़ती चली जाती है। आपस तक बात को रखें, वहीं हल हो जाए तो बहुत अच्छा है। एंड वन थिंग इज, बोथ ऑफ द पार्टनर्स दे आर नॉट गोइंग टू वैलिडेट अदर पार्टनर्स एक्शन। देखें, आपको वैलिडेट करना होगा जज्बात को और उस इंसान की हैसियत को समझना होगा। आप ये नहीं देख रहे उसकी कैफियत क्या है, आप बात को स्टैंडर्ड के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर और दलाइल पर लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, आपके सामने कोई डूब रहा है स्विमिंग पूल के अंदर, आप ये नहीं कह सकते जाकर के भाई तुम्हें पता नहीं था 5 बजे के बाद स्विमिंग पूल में नहीं आते, यहां पे लाइफ गार्ड नहीं होता, तुम्हें तो तैरना नहीं आता, अब तुम डूब रहे हो। नहीं, आगे बढ़े और उसको बचाएं। ये वक्त उसके बचाने का है, दलाइल देने का नहीं है। तो कभी कभार आप दलील से बात नहीं करेंगे, आप खामोश हो जाएंगे। अपने पार्टनर को समझाने के बजाय आप सिर्फ उसको मोहब्बत देंगे, ताकि वो जो अपसेट सिचुएशन में है, वो जो टेंशन में है, वो जो एक एबनॉर्मल कंडीशन में है, उससे वो बाहर आ सके। और आपसे बेहतर उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकेगा। उस डूबते हुए को हाथ थामाएं उसको, और हाथ थाम के उसका उस कंडीशन से बाहर निकालें उसको, और एक दूसरे को समझें। एक शौहर और बीवी कहते हैं कि हम सारा दिन के बाद जब शाम को मिलते तो हम आपस में एक दूसरे को स्टोरी सुनाया करते थे। शौहर अपनी पूरे दिन की रुदात सुनाता और बीवी अपने सारे दिन में जो कहानी हुई होती वो अपने शौहर से शेयर करती। एक दिन दोनों टीवी के सामने बैठे थे तो शौहर ने बीवी से पूछा, क्या देखें हम प्रोग्राम, कौन सा, हंसी खुशी वाला देखें, ट्रेजिक देखें, कौन सा देखें? तो बीवी ने कहा कि आपकी इस बात से मुझे ये आइडिया आया कि हम रोज बैठ के सारे दिन की जो कहानी सुनाते हैं, क्यों ना हम दूसरे से पूछे तुमने मेरे सारे दिन की कहानी में से कौन सा पार्ट सुनना है, यानी जो सारे दिन में मेरे साथ हुआ उसमें से कोई मुस्कुराहट वाला, कोई हंसी वाला पार्ट सुनना है, या जो मुझे चैलेंज आ जाए वो सुनना है, या मैंने किस तरीके से चैलेंज को फेस किया वो सुनना है। अब जब वो अपनी पसंद का पार्ट सुनेगा तो याद रखिए, हर एक को अपनी पसंद की कहानी सुनने का बड़ा मजा आता है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा और ज्यादा वो एक दूसरे के करीब आएंगे। इसी तरह एक औरत बताती है कि मैं अपने घर गई तो मेरी माँ और मेरे बाप दोनों की शादी को 50 साल हो चुके थे और बड़ी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ थी। मैंने देखा कि मेरे बाप ने, जब मेरा बाप नाश्ता करके उठा तो उसने गीला तौलिया कुर्सी से लटका दिया। बाप चला गया, मेरी माँ उठी, उठकर उसने वो गीला तौलिया पकड़ा और लॉन्ड्री में जाके रख दिया और वापस आकर खाना खाने लगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, अम्मी, अब्बू को चाहिए था अपना गीला तौलिया
खुद उठा के रखते, आपने क्यों रखा? ये अजीब सी बात है। तो मेरी माँ ने जो मुझे जवाब दिया, दैट वाज अ लेसन नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ऑल द वुमेन। तमाम औरतों के लिए बेहतरीन लेसन था कि देखो, जब आप इकट्ठे रहते हैं, आपके पार्टनर की बहुत सी बातें आपको इरिटेट कर सकती हैं, आपके पार्टनर की बहुत सी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। आप अगर हर बात पे भिड़कते रहेंगे तो फिर आप इतनी जंगें नहीं लड़ सकते। यू हैव टू चूज योर बैटल्स। आपको अपनी जंगें चुननी होंगी। इस तरीके से मैंने तौलिया उठाया और रख दिया, एक आर्गुमेंट, एक बहस मैंने बचा ली। अगर मैं बोलना शुरू करती, हो सकता है सारा दिन कोई ना कोई नोक-झोंक, कोई ना कोई मुज़ाकरात, कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती। सिर्फ एक तौलिया उठा के रखा, फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई मैंने बचा ली। तो एक दूसरे पे इजी रहें, ट्राई टू बी इजी ऑन वन अनदर। अगर आप क्रिटिसाइज करने लगे हैं, तंज करने लगे हैं, कोई चुभते हुए जुमले बोलने लगे हैं, तो सोच लें कि आगे से रिएक्शन आएगा। और अगर आप तारीफ करने लगे हैं, हौसला अफजाई करने लगे हैं, तो ये सोच लें आगे से रिस्पॉन्स आएगा। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क होता है। रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, रिएक्शन आमतौर पर नेगेटिव होता है। और अगर ऐसा रिश्ता है जैसे हमने जमीन पे चलना और जमीन पर बहुत से अंडे के छिलके मौजूद है, ओ इधर ना पाँव रखो पिचक जाएगा, ओ इधर ना पाँव रखो ये कुछ हो जाएगा, यानी पार्टनर को लग रहा है कि दूसरा उसको जज कर रहा है, उसके एक एक कदम पर, उसकी एक एक मूव के ऊपर सुपरवाइजर बन के बैठा हुआ है, इंस्पेक्टर बन के बैठा हुआ है, क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। इस तरह के हालात में भी दूसरा पार्टनर, उसको कंफ्यूजन हो जाती है और वो सही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो आखिर में याद रखिए कि हर रिलेशनशिप में 3 स्टेजेस होती है। नंबर 1 स्टेज, ये बाज़ाहिर बड़ी अच्छी लगती है, खूबसूरती, मुस्कुराहटें, अदाएं, तारीफें, एवरीथिंग इज गुड, बड़ा मजा आ रहा होता है, हर लफ्ज और हर एक्शन सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। और स्टेज 2, नाउ डिफिकल्टी अराइज, अब मसला आना शुरू हो जाता है। वो बातें जिन्हें आप इग्नोर कर रहे थे ना, अब वो बुरी लगने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, थोड़ा अरसा गुजर गया ना, अब पार्टनर के नेगेटिव पहलू ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, तो अब गुस्सा आ रहा है, अच्छी नहीं चीजें लग रही। और ऐसे स्टेज 2 के अंदर बहुत से लोग छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो पार्टनर को इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, निभा नहीं पा रहे होते। और अब आती है स्टेज 3, ये सबसे बेहतरीन स्टेज है किसी रिलेशनशिप में। अब स्टेज 3 में आप एक दूसरे को समझ चुके हैं, क्योंकि स्टेज 2 गुजर गई ना, दूसरी स्टेज गुजर गई। अब एक दूसरे से सीख लिया आपने, उसके मिजाज को भी आपने समझ लिया, उसके मनफी पहलुओं से समझौता करने का आपने फैसला कर लिया कि यार ये जैसा भी है ये मेरा है और मैं इसका हूं, अब मैंने इसके साथ चलना है। और अब खुशी और गमी वो भी एक हो जाते हैं। दिस इज द ट्रू लव। तो जब भी आप अपने स्पाउस को चुनने लगे, अपने पार्टनर को चुनने लगे, याद रखिए आप किसी आम आदमी को नहीं चुन रहे, आप उस बंदे को चुन रहे हैं, आप उस इंसान को चुन रहे हैं जिसके साथ हर गमी में अब आपने साथ होना है, जो हर खुशी में आपके साथ होगा, जो आउटिंग में आपके साथ जाएगा, जो कि आपके बच्चों का बाप या आपके बच्चों की माँ बनेगा, जिसकी हर कमजोरी को आपने सहना होगा। और वो एक इंसान है जिसमें गलतियां जरूर होंगी, उनको भी आपने निभाना होगा। हैव ए गुड एंड एक्सीलेंट मैरिटल लाइफ।